अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहे हैं कि NaOH है, उसका वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी कंसनट्रेशन जिसको हम M से डिनोट करते हैं वो है 0.1 और कह रहे हैं कि इसमें अननोन कंसनट्रेशन हमारे पास HCl की दी हुई है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। तो इसके हमने सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख देना है। अब सेंटीमीटर क्यूब में जो भी चीज़ है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हमने इसको DM क्यूब में चेंज करना है बाय डिवाइड बाय 1000, तो वो किया तो 0.025 आ गया। अगर हम 19 को करते हैं तो तभी हमारे पास 0.019 आ जाएगा। तो गिवन डाटा लिखने के बाद हमने बताने की कंसनट्रेशन हमने फाइंड करनी है। इसको मैंने दो मेथड से इसके फॉर्मूलाज निकाले हैं। एक हम लैब में जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। यहाँ पे M1 हमारे पास ये है, V1 हमारे पास ये है, V2 हमारे पास ये है, मगर M2 हमने फाइंड करना है। तो M2 को अलग करने के लिए हमने जो V2 इसके साथ लिखा है इसको डिवाइड में ले जाएंगे इस तरह से, तो M2 निकल आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर अब हमने वैल्यूज डाली हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0131 और ये 7 यहाँ पे 5 से ग्रेटर है तो हम लोग यहाँ पे 6 कर देंगे। इसको मीन्स हमने इस 5 को 6 बनाया है। अब हम कंसंट्रेशन को दूसरे मेथड से करके देखते हैं कि उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। दूसरा मेथड ये कि हमने देखा कि रिएक्शन करवाया हमने NaOH का HCl के साथ, तो हमारे पास 1:1 आया। जब हमने ये किया तो हम कहते हैं कि जो मोल्स है NaOH के वो इक्वल है मोल्स ऑफ HCl के, इसलिए हमने पहले मोल्स ऑफ NaOH निकालना है। मोल्स ऑफ NaOH जो निकल जाएगा तो वो हम कह देंगे HCl के इक्वल है। अब फिर इसके अंदर से जो मोल्स ऑफ HCl निकलेगा ना, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमने इसमें से कंसंट्रेशन को अलग कर देना, यानी कि जो मल्टीप्लाई में वॉल्यूम लिखे है वो डिवाइड में चला जाएगा मोल्स के पास। तो इस तरह से हमारे पास कंसंट्रेशन निकल आएगी HCl की। अब हम ये करके देखते हैं इसी फॉर्मूलाज में। सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ NaOH लेना है, मोल्स ऑफ NaOH निकालना है। इसके लिए हम करते हैं कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन 0.1 दिया था, वॉल्यूम हमारे पास 0.05 दिया था। तो जब हमने ये इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आ गया 2.5 × 10⁻³ जिसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि 0.005 यानी कि 1 2 3 10⁻³ यही चीज़ बन जाती है। फिर हमने लिख देना है कि मोल्स ऑफ जो ये निकले हैं ये इक्वल होंगे HCl के इक्वल। तो हमने ये बात लिखनी है। फिर बताना है कि मोल्स ऑफ HCl का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। इससे हमने कंसंट्रेशन निकाल देनी, कंसंट्रेशन साइड पे की और जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई में लिखा था उसको डिवाइड कर दिया मोल्स के साथ। अब 0.025 इसको डिवाइड किया हमने 0.019 जो कि हमारे पास H का वॉल्यूम दी हुई थी उसके साथ किया, वही वाला आंसर आ गया। इस 7 की वजह से 5 को राउंड ऑफ कर दिया, 6 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। उसमें कह रहे हैं हमने pH टाइट्रेशन कर्व बनाना है जिसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब HCl है जो कि बुलेट से डरा है। बुलेट से डरा हुआ है यानी कि हमारे पास टाइट्रेंट है। टाइट्रेंट को हम लोग सेकंड पार्ट में लिखते होते हैं और पहली पार्ट हमारे पास होता है एनालाइट का। तो हमने पहले एनालाइट देखना है। एनालाइट हमारे पास क्या है, वीक बेस है, अमोनिया है। अमोनिया एक हमारे पास वीक बेस होता है। हमने कह दिया कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास एक टाइट्रेशन कर्व बनना है। जब भी हमने टाइट्रेशन कर्व देखनी है तो पहले हमने एनालाइट लिखना होता है, दूसरी साइड पे हमने लिखना होता है टाइट्रेंट। अब जो इस साइड वाला एनालाइट वाला पोर्शन होता है उसका हमने देखना होता है इनिशियल pH। एनालाइट चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, जो भी हो। अब मेरे पास वीक बेस थी तो मैंने तो इसका इनिशियल pH देखना है। वीक बेस का इनिशियल pH होता है 11 से 12 के दरमियान में। अब यहाँ पे 11 इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा तो हमने यहाँ पे एक लाइन बना देनी है डॉटेड। यहाँ पे हमने बता देना कि ये हमारे पास इनिशियल pH है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के पास अगर क्वेश्चन हो कि HCl और अमोनिया में से हमें कैसे पता चलेगा कि एनालाइट कौन सा है, तो हमें पता चलेगा जब भी कोई चीज़ कॉनिकल फ्लास्क में होगी तो वो चीज़ एनालाइट होती है और एनालाइट को हम लोग पहले लिखते होते हैं। उसी का हमने इनिशियल pH देखना होता है एनालाइट का। एनालाइट का इनिशियल pH देख के हमने ये लाइन बनाई। अब फाइनल pH देखेंगे हम टाइट्रेंट का। टाइट्रेंट का हमारे पास आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो pH होता है वो होता है 1 से लेके 2 तक। अब ये 0 यहाँ पे तो होता है, यहाँ पे 1 लाया करेगा तो हमने यहाँ पे एक बना देनी लाइन। ये हमारे पास हो जाएगी फाइनल pH, यानी कि जो हमारे पास कर्व होगा वो यहाँ से कहीं से शुरू होगा। फिर उसके बाद हमने न्यूट्रल की बना लेनी होती है। न्यूट्रल की बनानी होती है हमारे 7 होती है हमारे पास, तो 7 आएगा 6 और 8 के दरमियान। तो 7 की यहाँ पे हमने ये तो आ गया न्यूट्रल की। न्यूट्रल से ऊपर होता है हमारे पास एल्कलाइन रीजन, यहाँ पे पूरा लिख देना, और नीचे एसिडिक रीजन होता है। अब इनिशियल pH हमारे पास पहले क्या था, बेसिक था, यानी कि एल्कलाइन यानी कि बेसिक।
अब इनिशियल पीएच बेसिक है और हमारे पास आ गया कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब उसका भी यूज़ है और अमोनिया का भी यूज़ है। तो हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे होगा क्या? तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो हमारे पास पीएच होती है वो 5.5 आती है, जो कि 6 के पास कहीं आएगी। और इसकी रीज़न हमने ये देखी थी कि वीक बेस से हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड आता होता है, तो एसिडिटी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। पहले ही स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही होगी, और जब वीक बेस है तो ये भी डिसोसिएट होकर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, तो हमारे पास एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। यही बात हमने बाद में एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे लिखनी है, जैसे हमने उस लेक्चर में किया था। अब हम पीएच टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट आना चाहिए। 20 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लेबल कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो कि है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। 5 का है तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट बना लेना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा 5.5 यानी कि 6। अगर आप यहाँ पे 5 बनता है ना तो इससे ऊपर थोड़ा बहुत बना ले तब भी आपका गलत नहीं होगा। मैंने 6 पे बना दिया क्योंकि राउंड ऑफ करके 6 बन जाता होता है। अब एल्कलाइन से हमने शुरू करना है और हमारा जो कर्व है वो इसके अंदर आके फिर नीचे जाए। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये हमारे पास होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। बात हमने थ्योरेटिकली बताना है कि पहले हमारे पास इनिशियल पीएच हमने था वो बेसिक था। बेसिक के बाद हमने जब इसके अंदर टाइट्रेशन प्रोसेस में HCl इसके अंदर डाला तो ये इनिशियल पीएच हमारे पास डिक्रीज करता गया। और क्यों डिक्रीज करता गया? क्योंकि एसिडिटी बढ़ती गई और एसिडिक की तरफ जाने लग गया। अब ये बात हमने यहाँ पे लिखी कि कॉनिकल फ्लास्क में इनिशियल पीएच NH3 की वजह से बेसिक था, और फिर हमने बताना है कि टाइट्रेशन प्रोसेस में जब हमने HCl डाल दिया तो पीएच डिक्रीज करेगा क्योंकि बफर एक्शन हो रहा है। इसमें NH3 एज अ बेस एक्ट करता है। अब बेस से हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन रहा होता है। अब ये जो NH3 और जो NH4 है ये पीएच को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बफर एक्शन आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हम कहते हैं कि जो पीएच होगा इक्विवेलेंस पॉइंट का, इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे NH3 जो है सारे के सारे वो रिएक्ट कर जाए HCl के साथ और NH4 बना दें, तो वो हम कहते हैं जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो न्यूट्रल नहीं रहता, वो एसिडिक बन जाती है क्योंकि NH4+ आयंस बन रहे हैं। और क्योंकि वो एसिडिक हो गया तो हम कहेंगे पीएच 5.5 होगी। और रीज़न एसिडिटी की यही है कि हमारे पास NH4+ आयंस बन रहे हैं और वो बन रहे हैं NH3 और HCl को मिला के। तो वीक बेस के पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं। और पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होता है, तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जो पीएच होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। कि हमारे पास जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो पीएच डिक्रीज करने लग गया, यही बात बता देनी है। और पीएच डिक्रीज का मतलब कि H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम कह देंगे कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ HCl। हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की। अल्लाह हाफिज़।